नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कहानी का चंद्र किरण सोनरक्षा में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विकासकालीन महत्वपूर्ण लोकप्रिय महिला रचनाकारों में श्रीमती चंद्र किरण सोनरक्षा का नाम समादर से लिया जाता है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1920 में विभाजित भारत के पश्चिमी शहर पेशावर, जिसे अब पाकिस्तान कहा जाता है, कि सैनिक छावनी नौशहरा के एक सैनिक परिवार में श्री रामफल मांगलिक के घर में हुआ। चंद्र किरण जी ने 9वीं कक्षा के उपरांत घर पर ही प्रथमा विशारद साहित्य रत्न की विभिन्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। इसके साथ ही इन्हें बंगला, उर्दू और गुजराती भाषाओं का भी ज्ञान अर्जित किया। इनका विवाह सन 1940 में श्री कांति चंद सोनरक्षा के साथ संपन्न हुआ। इनके पति हिंदी के प्रतिष्ठित लोकप्रिय लेखक, आलोचक एवं उत्तर प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर थे। चंद्र किरण जी ने 11वां वर्ष में ही लिखना आरंभ कर दिया था। इनकी पहली कहानी 1931 में विजय पत्रिका, जो उस समय की जानी मानी पत्रिकाओं में सम्मिलित थी, में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने लगभग 400 से अधिक कहानियों की रचना की, जो तदयुगीन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जैसे हंस, कल्पना, माधुरी, सरिता, नई कहानियाँ, वामा, सारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आजकल, माया, मनोरमा इत्यादि में प्रकाशित और पाठकों द्वारा सराही गई। इनकी कतिपय कहानियों को बांग्ला, मराठी और रूसी भाषाओं में भी अनुदित किया गया। इनकी कहानियों का एकमात्र कहानी संग्रह है आदमखोर, जिसमें इनकी गृहस्थी का सुख, छलिया, अकीला, चाय में नींबू, रुपया, जीजी, मर्द, कमीनों की जिंदगी में बेजुबान, 2 रोटियां, परंपरा आदि कहानियां संकलित हैं। आदमखोर संग्रह की पहली कहानी को चेकोस्लोवाकिया की साहित्य अकादमी ने एशिया अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ कहानी घोषित किया था। तरुण, कहानी, महिला, वीणा, इन पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ जैसे टोटका, दूसरा बच्चा, सुभद्रा, दीवारें, सौत, बर्थडे कहानियाँ प्रकाशित हुईं। इनकी कहानियों को हम पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक इत्यादि में विभाजित करके वर्गीकृत कर सकते हैं। तथापि हमें ये भी समझना होगा कि एक वर्ग की कहानियों को अन्य वर्ग की कहानियों की विशेषताओं को भी उनमें समाहित हम देख सकते हैं। इसलिए ये हो सकता है कि पारिवारिक कहानियों को जब हम लेते हैं तो उसमें राजनीतिक कहानियों की विशेषताएं भी हमें दिखाई दे जाएं। अपनी रचना प्रक्रिया के विषय में स्वयं लेखिका ने एक स्थल पर लिखा है, सन 37-38 से मैं नियमित रूप से लिखने लगी। अपने आसपास के सीमित दायरे में जब जहाँ भी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति का अथवा समाज का अन्याय दृष्टिगत होता, वहाँ ही
अश्वत्थामा के प्रण की तरह जो विचलन अंदर से उठती थी, उसे प्रकट करने का एकमात्र उपाय लेखनी से उस शोषित जीव के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना ही था। इस प्रकार से लेखिका ने अपने चतुर्दिक समाज में व्याप्त शोषकों के प्रति न केवल अपनी पैनी दृष्टि घुमाई, उन्होंने उनकी समस्याओं को आत्मसात करते हुए अपनी दृष्टि से उनका समाधान खोजने का भी प्रयास किया। इस प्रयास में वो कहाँ तक सफल हुई, ये एक अलग बात है, किंतु उन्होंने उस समस्याओं को जानकर उन्हें उद्घाटित किया, यही बहुत बड़ा उस समय का एक हौसला कहा जा सकता है। इन्होंने कहानियों के साथ साथ उपन्यासों का भी सृजन किया, जिसमें चंदन चांदनी, वंचिता, दिया जलता रहा, कहीं से कहीं नहीं सम्मिलित हैं। इन्होंने छाया और ज्योत्सना, इन दो उपनामों से नारी हृदय की कोमल भावनाओं को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार से इन्होंने अपने साहित्य का क्षेत्र किसी एक विधा तक सीमित ना करते हुए कविताएं भी लिखीं, कहानियों का भी सृजन किया और उपन्यासों को भी सृजित किया। इनके प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: हिरनी तथा अन्य कहानियाँ। इसमें वहम के पुतले, तूफान, भ्रम, हिरनी, सौदा, निरुपाय, अकेला, ममता, नारी, संसार का सुख, भाभी का मजाक, छुटकारा, परख और गेंदा बन जाऊंगी इत्यादि कहानियां संग्रहित हैं। दूसरा इनका कहानी संग्रह है वे भेड़िए और अन्य कहानियां। इस कहानी संग्रह में इनकी राह के रोड़े, घर की फूट, किशोर, मंझली बहू, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, हम इंसान, ये जानवर, कॉमरेड, विषम, दो राष्ट्र और एक इंसान, नारी शक्ति है, देश की मौत, धर्म मरा, राष्ट्र जिया, कब्र पर, अधूरी आज़ादी, वे भेड़िए, कुचक्र का अंत, आर्तनाद, रईसों की महफिल, असफल प्रयोग तथा रानी और दासी इत्यादि कहानियां सम्मिलित हैं। तीसरा इनका जो कहानी संग्रह है, उसका शीर्षक है सौदामिनी तथा अन्य कहानियां। इस कहानी संग्रह में लेखिका ने जिन कहानियों को समाविष्ट किया है, वे इस प्रकार हैं: चिरकुमार, छलिया, कायर, पहली भूल, गृहस्थी का सुख, बनवारी, चाय में नींबू, अंतर, जीजी, सौदामिनी, मर्द, एजुकेटेड वाइफ, अधिकार, सोना की माँ, टोटका, कमीनों की जिंदगी में ये दरिंदे इत्यादि। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने जिन कहानियों को लिखा, उनके शीर्षक भी इन्होंने या तो पात्रों के नामों पे रखे हैं, जैसे सौदामिनी, या उन पात्रों के आंतरिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए शीर्षक हैं, जैसे कायर, छलिया, या जिस एक प्रमुख कथा को लेकर, जिस विषय को लेकर वो उस कहानी की रचना कर रही हैं, टोटका, या चाय में नींबू, गृहस्थी का सुख,
तो इनकी कहानियाँ जिस प्रकार से विविध वर्णी हैं, उसी प्रकार से इनके शीर्षक भी विविधता को अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेखिका का चौथा कहानी संग्रह है दूसरा बच्चा तथा अन्य कहानियाँ। इस कहानी संग्रह में जिन कहानियों ने स्थान प्राप्त किया वे हैं खटराग, बंजर, मानव की अमरता, आवारा, सिर्फ 9 जमातें, जिंदगी की मांग, तीसरी कोशिश, दूसरा बच्चा, परंपरा, काया और कल्पना, इज्जत हतक, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, प्रेम का प्रयोग, निशानी, धरती के पुत्र, डेडलॉक, सबोटाज, प्रेम और रोटी, जनता के ये प्रतिनिधि, असंतोष क्यों तथा खाई। शीर्षकों को इन्होंने हिंदी शीर्षक भी दिए हैं और अंग्रेजी के शीर्षक भी दिए हैं, जैसे डेडलॉक या सबोटाज। तो कहने का अर्थ ये है कि लेखिका ने इस प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं पाला है कि वो केवल हिंदी और हिंदी में ही अपनी बात कहेंगी। भावाभिव्यक्ति के लिए उन्हें जहाँ जिस भाषा के शब्द उपयुक्त लगे उसका उन्होंने प्रयोग किया है। लेखिका का 5वां कहानी संग्रह है एक क्लास का कैदी तथा अन्य कहानियाँ। इसके अंतर्गत आने वाली कहानियाँ हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, लॉटरी, दीमक, बेजुबां, एक क्लास का कैदी, रुपया, बोलती लाश, आदमखोर 2 रोटियां, क्या जिंदगी क्या मौत, सुभद्रा। छठा और अंतिम इनका कहानी संग्रह है जवान मिट्टी तथा अन्य कहानियाँ। जवान मिट्टी, सौदामिनी, डेडलॉक, एक क्लास का कैदी, अकीला, ममता, किराए की माँ, हिरनी, गेंदा बन जाऊंगी, तीसरी कोशिश, सौदा, तूफान, परख, छुटकारा, कमीनों की जिंदगी में, दीमक, बोलती लाश, सिर्फ 9 जमातें, रेखाएं और वर्ग, वर्ग और वृत्त, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सबोटाज, प्रेम और रोटी, 2 राष्ट्र और एक इंसान, अंतिम पत्र, वे भेड़िए और कब्र पर। इस संग्रह में जितनी कहानियाँ संकलित हैं उसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि कुछ कहानियाँ ऐसी भी संकलित हैं जो इनके पूर्व की कहानी संग्रह में भी अपना स्थान पा चुकी थी, जैसे सौदामिनी, डेडलॉक, एक क्लास का कैदी इत्यादि। चंद्रकिरण सोनरक्सा जी ने धनी और निर्धन वर्ग तथा उस वर्ग में रहने वाले लोगों जिन सामाजिक वैषम्य को लेकर अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य होते हैं, उन्हें अपनी कहानियों का केंद्र विषय बनाया है। एक ओर धनाढ्य लोग धन का अपव्यय करते हैं, उन्हें धन की कोई कमी नहीं होती, अतः धन के महत्व को वो समझ नहीं पाते हैं। दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग है जो शोषण का, तिरस्कार का, विवशता का निरंतर शिकार होता रहता है। इस प्रकार से लेखिका ने निम्न मध्य वर्ग और धनाढ्य वर्ग, इन दोनों वर्ग के बीच में किस प्रकार से हम एक विभाजक रेखा देखते हैं, इसको अपनी कहानियों में उद्घाटित किया है। निम्न और निम्न मध्य वर्ग एक तरह से नारकीय जीवन जीने
के लिए विवश रहता है। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने इनकी कहानियों के विषय में अपना अभिमत स्पष्ट करते हुए एक स्थान पर लिखा है, भारतीय जीवन की टूटती हुई गिरस्ती, नारी की तकलीफ़ों और आर्थिक विषमता की रस्साकसी में जीवन का आधी व्याधि जर्जरित होना, ये सब बहुत ही यथार्थ रूप लेकर इनकी कहानियों में उतरा है। लेखिका ने अपनी रचनाओं में उस जीवन को बारीकी से उकेरने का प्रयास किया है जो कहीं पर भी सुंदर नहीं है, जिसमें विवशता भरी हुई है, आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, और किस प्रकार से जीवन की कठिनाइयों से जर्जरित होता मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए बाध्य है, ये हम इनकी रचनाओं में बहुत मार्मिकता के साथ, यथार्थता के साथ और सत्यता के साथ अनुभव कर सकते हैं। आदमखोर कहानी बेजुबान सर्वहारा वर्ग के अभावग्रस्त जीवन की तुलना में धनिक शोषकों के जीवन की एक झांकी, एक चित्र पाठकों के समक्ष उपस्थित करता है। परिस्थितियों से प्रताड़ित आदमखोर अपनी कोमल भावनाओं को खोकर एक नर पिशाच में परिवर्तित हो जाता है। परंपरा कहानी एक श्रमिक के ध्वस्त सपनों की कहानी उजागर करती है। ये श्रमिक अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है, सभ्य नागरिक बनाना चाहता है, किंतु परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती और इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते लड़ते वह इतना हताश हो जाता है कि उसके अपने सपने, अपने अरमान, महत्वाकांक्षाएं सब चूर चूर होकर बिखरने लगती हैं। ये एकमात्र श्रमिक की व्यथा कथा नहीं है, ये एक प्रकार से वो परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है, एक त्रासदी है जो शायद कालांतर तक इसी प्रकार से चलती रहेगी। इसका कोई समाधान किसी के पास नहीं है। रुपया कहानी में अर्थलोभी और अवसरवादी व्यक्तियों की वास्तविकता को व्यंग के माध्यम से लेखिका ने अभिव्यक्त किया है। छलिया, चाय में नींबू, जीजी, बर्थडे जैसी कहानियों में लेखिका का शोभ तीखे व्यंग का रूप धारण कर लेता है। निर्धनता, पारिवारिक कलेश और इन दोनों से उत्पन्न विभिन्न समस्याएं, ये सब एक परिवार को इतना विचलित कर देती हैं कि वो हर दिन को एक समस्या के रूप में देखने लगता है। उसके जीवन में वो छोटी छोटी खुशियां भी उसे नहीं मिलती जिसका वो कहीं ना कहीं हकदार है। सुबह अगर उसे खाने को मिल गया तो उसकी सबसे बड़ी चिंता दोपहर के भोजन की हो जाती है। किसी तरह से अगर वो दोपहर का भोजन उपलब्ध कर लेता है तो रात को बच्चे कहीं भूखे तो नहीं सो जाएंगे, ये उसकी चिंता का विषय बन जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जिन चीज़ों के लिए धनिकों को, समृद्ध व्यक्तियों को सोचना भी नहीं पड़ता, जिन खाद्य पदार्थों को वो कूड़े के डिब्बे में ऐसे ही फेंक देते हैं, वो छोटी बड़ी चीज़ें
इन निर्धन लोगों के लिए, इन पीड़ित शोभित लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनके विषय में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, समझ नहीं सकते। प्राय ऐसे परिवारों में अपनी निर्धनता के कारण, अपनी असफलताओं के कारण जो पुरुष है वो कहीं ना कहीं कर्महीन होने लगता है। उसे लगता है कि मैं कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, मैं अपने पारिवारिक स्थिति को बदल नहीं पा रहा हूं, और इसलिए वो कूप मंडूप बनकर उन्हीं परिस्थितियों के साथ समझौते कर लेता है और वैसा ही जीवन जीने का अभ्यस्त हो जाता है। किंतु अंदर से वो क्योंकि उन परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहा है, समाधान नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए ना केवल क्रोधी हो जाता है, बात बात में उसका क्रोध उजागर होने लगता है, वो शंकालु भी हो जाता है, वो दुर्व्यसनी भी हो जाता है और अपने जीवन की समस्याओं को और अधिक बढ़ा लेता है। अपनी असमर्थताओं को आक्रोश में बदलकर वे अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, और इससे उनका जो परिवार का, पति पत्नी का जो स्नेहपूर्ण वातावरण बन सकता था, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक विवशता में, और अगर हम ये कहें कि ये विवशता ज़्यादातर जब संतान आ जाती है जीवन में, तो संतान कहीं ना कहीं परिवार को बांधने का भी काम करती है सीमेंट की तरह, और कहीं ना कहीं विवशता में भी पति पत्नी एक दूसरे का साथ देने का प्रयास करते हैं कि अगर हम अलग हो जाएं तो बच्चों का क्या होगा। कमीनों की जिंदगी कहानी में मध्य वर्गीय परिवार की कुसुम की त्रासदी को लेखिका ने बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति प्रदान की है। उसका पति शंकालु है, शराब के नशे में मदमस्त रहता है और मारता पीटता है। इतना ही नहीं, जब भी कभी कुसुम उसे कहती है कि वो अपने माता पिता के घर थोड़े दिन रहने जाना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, तो भी वो केवल मात्र पुरुष दंभ के कारण कि ये मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें जाने दूं या ना जाने दूं, वो उसे नहीं जाने देता, एक जिद पे अड़ जाता है, और इसके कारण कुसुम की जिंदगी कड़वाहट से भर जाती है। लेखिका ने इस आधिकारिक कहानी के साथ साथ कलुआ भंगी और उसकी पत्नी बसंती की कहानी को समानांतर रूप से प्रस्तुत किया है, और उन्होंने बताया इनके माध्यम से कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप निम्न वर्गीय हैं या आपके पास कोई काम करने के लिए नहीं है तो आप हताश होकर एक जगह बैठ जाएं। अगर आप चाहें तो आप कलुआ और उसकी पत्नी बसंती की तरह आप स्वावलंबी भी बन सकते हैं। आप कोई ना कोई काम करके आर्थिक रूप से अपने आप को इतना सबल बना सकते हैं कि आप अपने परिवार के लिए 2 समय का खाना तो उपलब्ध करा दें। इस प्रकार से इन 2 समानांतर चलती हुई कहानियों के माध्यम से लेखिका ने एक कुसुम के परिवार की बात की है, जहां उसका पति चाहते हुए भी, या हम ये कह सकते हैं कि सक्षम होते हुए भी, कोई काम नहीं करना चाहता, और उसके और उसकी पत्नी के बीच में निरंतर करवाहट की जो एक छोटी सी दरार थी वो खाई का रूप धारण कर लेती है। वहीं कलुआ और बसंती का जीवन, क्योंकि
एक दूसरे के सहयोग से चल रहा था, एक दूसरे के प्रेम से चल रहा था, वो उसकी तुलना में एक बेहतर जिंदगी जी रहे थे। कलवा शराबी भी है, दुराचारी भी है, अपनी पत्नी को मारता भी है। पहले वो जितना मिलकर अपनी पत्नी के साथ रहता था, धीरे धीरे वो उससे उतना अलग होता जाता है। बसंती अधिक समय तक इस बात को सह नहीं पाती और क्योंकि वो आर्थिक रूप से उस पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए वो पति की अनुचित बातों को सहन भी नहीं करती है, बराबरी से लड़ती है, घर छोड़कर चली जाती है और हरिया के साथ दूसरा विवाह कर लेती है। कुलीन होने के कारण जो काम कुसुम नहीं कर पाती, वो काम बसंती कर लेती है। अपने अगले वक्तव्य में हम चंद्र किरण सोनरक्सा की 2 रोटियां कहानी से अपनी बात को प्रारंभ करेंगे और उसके बाद उनकी अन्य कहानियों पर चर्चा करते करते हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपनी कहानियों को में जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है, उसी तरह से उनके पात्र भी विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं से युक्त हैं। उनमें वर्गगत विशेषताएं दिखाई देती हैं, उनकी भाषा में वैविध्य दिखाई देता है और किस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए लोकोक्तियों, मुहावरों, अलंकारों का प्रयोग किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।